मैं विजय कुमार अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि 1 से लेकर 32 तक, यानी 1 से लेकर जो है 32 तक है, उस पर चर्चा करने के लिए। तो पहले मैं जो है आपको आर्टिकल नंबर 1 के बारे में बताऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यानी संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी फेडरलिज्म यानी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह से जो है ये आर्टिकल केंद्र सरकार को काफ़ी शक्तिशाली बनाता है। अगला अगर देखें तो अनुच्छेद 11 है, जो कि काफ़ी विवादों में रहा है। ये संविधान में जो है ये नागरिकता से संबंधित संशोधन का अधिकार जो है संसद को देता है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित या उसको प्राप्ति से संबंधित कोई नियम या दिशा निर्देश बना सकता है। तो हमने देखा कि लास्ट में जो है काफ़ी विवाद में रहा सी ए जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे कैब भी कहते हैं, कैब भी कहा गया। तो कैब आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के रूप में भी उल्लेखित किया गया और ये था। यानी कि ये कैब जब भी तक था जब सदन में इसको, यानी संसद के अंदर दोनों सदनों में पेश किया गया था, जिसपे काफ़ी बहस होने के बाद जो है जब ये पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास जब ये साइन के लिए गया तब ये CAA के रूप में परिवर्तित हो गया। इस पर ज़्यादा विवाद इसलिए भी था क्योंकि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है और हम जानते हैं कि इस बात का ख्याल कि मूलभूत रूप से किया जाना जरूरी है। कोई भी परिवर्तन किया जाए तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव वाला स्वरूप या रूप ना दिखाई देता। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 है, जिसमें राज्य शब्द का प्रयोग, यानी राज्य या अधिकारी जो कि संविधान संशोधन या परिवर्तन से संबंधित रहेगा, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा तथा विधानमंडल या राज्यपाल यानी गवर्नर भी राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया। आर्टिकल नंबर 13 जो है, अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 13 ये काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 जो है वो ये कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कि किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों को कम करते हों यानी न्यून करते हों या उसके आधारभूत संरचना में परिवर्तन करते हों। लेकिन इसमें जो है आर्टिकल नंबर अगर हम देखें 368 के का भी उल्लेख हमें मिलता है और इससे जो है 24 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि 1971 में यानी 1971 में किया गया। ये देता है कि 360 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा या संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 13 के अंदर उसको जो है निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसका सीधे सीधे अर्थ ये है कि 360 के अंडर अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको माना जाएगा, उसे किसी भी तरह से हटाया ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो है हमारे मौलिक अधिकार खतरे में दिखाई देता है। इसके अलावा जो देखते हैं कि अनुच्छेद 14 है, जो कि ये कहता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान है। तो इस का भी ध्यान रखा गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो कानून नहीं या न्याय नहीं प्राप्त कर पाता या न्यायालय में किसी तरह के आर्थिक कारणों से वो वकील की सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहा, तो उससे सरकार अपनी तरफ से वकील मुहैया कराएगी जब वो इस बात के लिए निवेदन करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 है, जो कि साफ साफ ये कहता है कि जन्म या जाति या धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 16 जो है ये कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित, यानी जो सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों से नियुक्ति से या प्रतियोगिताओं से संबंधित है, जिसमें जो है किसी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव की बात से मना किया गया है कि सभी व्यक्ति जो है बिना किसी भेदभाव के इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधानों के ऊपर जो है अगर हम देखें इसके अंदर भाग 4 ये सभी जो जोड़े गए, तो इसमें कुछ जो पिछड़ी जातियाँ
हैं जिनको या अनुसूचित जनजाति को इसमें प्रावधान किया गया है, जिससे कि वह भी जो है समान रूप से अपनी भागीदारी को प्राप्त कर सके। और हम देखते हैं कि अगला जो है आर्टिकल नंबर 17 है, जिसमें छुआछूत यानी कि भारत में चले आ रहे छुआछूत की भावना को ख़त्म करने के लिए जो है ऐसा कोई भी व्यवहार जो छुआछूत से संबंधित हो या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक लगाता हो, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता। और उसको रोकने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने की बात कहता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 18 है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उपाधियाँ यानी किसी भी तरह की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि पहले जैसे राजा जो है किसी को अधिराज या किसी भी तरह की उपाधि देता था, जिससे असमानताएं पैदा होती हैं, इस तरह की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर जो 19 है, जिसमें साफ साफ ये उल्लेखित है, यानी 6 ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन 6 स्वतंत्रताओं में सबसे पहला जो है आर्टिकल नंबर 19 में हम देखें तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यानी भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता है। और ये जो हम देखते हैं कि इसके अंदर ही न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, पत्रिकाएं और आदि आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम देखें दूसरा तो सभा या सभा करने की जो स्वतंत्रता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगला जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और उससे अगला जो है कहीं पे भी कोई व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए या घूम सकता है, ये आज़ादी है अवैध रूप से। अगर हम देखें उससे अगला जो है कहीं पे भी निवास स्थान बना सकता है और यानी घर अपना बना सकता है भारत के किसी भाग में, उसे रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये बात जो है आर्टिकल नंबर 371 जहाँ पर ट्राइबल एरिया घोषित किया गया उनमें ये अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो कुछ भी जो कि व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता प्रदान की करता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो किसी इस तरह की व्यापार या व्यवसाय करे जो राष्ट्र हित के लिए खतरा पैदा करता हो। इसके अगला हम देखते हैं आर्टिकल 20 है, जो कि आर्टिकल 20 जो है अगर हम देखें तो ये साफ साफ कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो उसमें संलिप्त पाया जाता है, तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर उससे अगला देख लें, इसी में 20 में जो भाग 2 है, जिसके अंदर साफ साफ ये उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। इससे अगला जो कि इसी में भाग 3 है कि किसी व्यक्ति को वो उसके अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे अक्सर जो है व्यक्तियों पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने खिलाफ जो है गवाही दे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 जिसके अंदर ये साफ साफ है कि दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है और उसके जीवन से उसे जब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर उसे कहीं आपराधिक पाया जाता है या कुछ इस तरह का किया हो, उसी के आधार पर उसके जीवन के छीना जा सकता है और कोई आधार नहीं है। अगला जो है अगर देखें 21A यानी का, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है और शिक्षा का जो अधिकार जो दिया गया है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त में एजुकेशन दिए जाने का प्रावधान किया, यानी शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत यानी मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है, यानी उसको प्रेजेंट किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ये भी कहता है कि अगर उसे किसी कानूनी सहायता या सलाह की ज़रूरत है तो वो ये भी ले सकता है, यानी भाग 1 इसके अंदर जो है 22 के अंदर कहता है। तो अगर हम देखें इसमें और भी चीज़ें इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर अगर हम 23 देखें जो कि किसी बेगार या किसी व्यक्ति को खरीद फरोख्त किसी यानी साधारण शब्दों में किसी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, तो इस तरह की चीज़ों का मना करता है कि
यानी व्यक्तियों के या इंसानों का व्यापार नहीं हो सकता है, जैसे जानवरों का व्यापार होता है इस तरह से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो आर्टिकल है 24 है, ये साफ साफ आर्टिकल 24 में लिखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऐसे जगह कार्य पे नहीं लगाया जा सकता है जहाँ उसके जान को खतरा हो। तो इस चीज़ के लिए करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह से करेगा। अगर देखिए आर्टिकल नंबर 25 है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि किसी व्यक्ति को धर्म माने या ना माने कि उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 26 जो है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार देता है। 27 जो है किसी तरह से कर यानी कि पैसे उगाए या चाहे कुछ भी हो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो देता है कि नहीं देता है। 28 में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में किसी व्यक्ति के भाग लेने या ना लेने पर उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आर्टिकल नंबर 29 जो है वो ये बात कहता है कि किसी व्यक्ति अल्पसंख्यकों से संबंधित है कि अल्पसंख्यक अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रदान किए जाने की बात कहता है। इसी तरह से जो है आर्टिकल नंबर 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के शिक्षा या उसे फैलाव से संबंधित या संस्था से संबंधित बातें करता है। 31 जो है संपत्ति संबंधित था लेकिन उसको हटा दिया गया अगर हम देखें, और ये हटाए जाने के पीछे यानी अगर हम देखें तो मेन 44वां यानी संशोधन जो कि 1978 में किया गया 1978 में। तो क्योंकि इस अगर ये होता तो हमें कानूनी अधिकार होते, सरकार जल्दी ज़मीनें छीन नहीं सकती थी किसी की, लेकिन उस समय जमींदारी व्यवस्था या बहुत अधिक मात्रा में लोगों के पास ज़मीनें थी और इस तरह से उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस प्रावधान को लाया गया जिसमें ज़मीनों का सीमांकन भी किया जाना था। इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम मौलिक अधिकारों की रक्षा या संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं, यानी ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है जिसमें जो है 5 अलग अलग उसकी बात की गई है। इसमें हावेस कॉपर्स है यानी किसी भी व्यक्ति को जो है उसे उपस्थित किया जाना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कहता है कि जिस के आगे उसको पेश किया जाए। इसके अलावा हम जानते हैं मैंडेमस है, इसका मतलब है आज्ञा परमादेश, यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर संस्था या कोई निम्न या सरकारी विभाग या कोई भी अगर कार्य न करा हो तो उसको ये रीट जारी किया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे। इसके अलावा हम जानते हैं एक है सर्टियरी है और जिससे जो है ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, और लेख जिसके अंदर उत्प्रेषण लेख है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी जात प्रमाणित करने की बात कहता है। अगर हम देखें तो प्रमाणित करने का मतलब यह है कि अगर संशय हो या किसी विभाग से संबंधित या लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश पास किया हो तो अवर कोर्ट को उससे ऊपर के कोर्ट को ये निर्देश दिया जाता है कि वो उसकी जांच पड़ताल करे और उसके आदेशों की जांच करने के बारे में ये आदेश रीट जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये है निषेध करने से संबंधित है, और निषेध में ये है कि अगर निषेध यानी अगर हम देखें तो ये मनाही करता है, अगर यानी किसी भी किसी को अधिकार नहीं या अधिकार से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर ये पाबंदी लगाता है कि वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य ना करे। अगर हम इससे यानी प्रोविएशन जिसको कहते हैं निषेध को, इसके अलावा अगर हम जाएं तो अगला जो आ जाता है वो आ जाता है जिसे हम लास्ट कह सकते हैं कि ये अगर हम देखें तो लास्ट हमारा जिसको हम क्यों वारंटो कहते हैं, और क्यों वारंटो का मतलब है कि अगर किसी वारंट जारी करना और ये पूछना कि आप किस अधिकार से इस जगह या सीट पे बैठे हो और किस अधिकार से, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसे गलत तरीके से पद दे दिया गया है और उसकी जांच पड़ताल करने की बात
कहता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अगर कोई कमी रह गई तो आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ।